प्रिय विद्यार्थियों, राणा क्लासेस में आपका स्वागत है। ये नोट्स B.Ed परीक्षा के लिए तैयार किए गए हैं, जिनमें CTET और सभी राज्यों की CET पर विशेष ध्यान दिया गया है। शुभकामनाएं। ये नोट्स B.Ed अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए शीर्षक में दिए गए विषय पर तैयार किए गए हैं। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। Meaning, need, importance of statistics in educational assessment। 1. स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी वह विज्ञान है जिसमें डेटा का संग्रहण, वर्गीकरण, संगठन, प्रस्तुति, विश्लेषण और व्याख्या की जाती है। यह संख्यात्मक तथ्यों को व्यवस्थित रूप में समझने और उनके आधार पर उचित निष्कर्ष निकालने में सहायता करता है। सांख्यिकी की सरल परिभाषा, डेफिनेशंस। 1. सांख्यिकी संख्यात्मक तथ्यों का वैज्ञानिक संग्रह, वर्गीकरण और विश्लेषण है। 2. सांख्यिकी वह विधि है जिसमें आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। 3. सांख्यिकी डेटा को अर्थपूर्ण बनाने का साधन है। 2. इंपोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी का महत्व। सांख्यिकी शिक्षा, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, व्यापार, अनुसंधान आदि सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है। मुख्य महत्व। 1. निर्णय लेने में सहायक। सांख्यिकी तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने में मदद करती है, जिससे निर्णय अधिक सटीक और विश्वसनीय होते हैं। 2. अनुसंधान और योजना निर्माण में उपयोगी। शोध अध्ययनों में डेटा का विश्लेषण सांख्यिकीय तरीकों से किया जाता है। नीतियां और योजनाएं सांख्यिकीय परिणामों के आधार पर बनाई जाती हैं। 3. शैक्षिक मूल्यांकन में आवश्यक। छात्रों के प्राप्तांकों का विश्लेषण मीन, SD, परसेंटेज, कोरिलेशन आदि सांख्यिकी द्वारा होता है। 5. जटिल जानकारी को सरल बनाना। बड़े डेटा को तालिका, ग्राफ, चार्ट आदि के माध्यम से सरल और समझने योग्य बनाया जाता है। 6. तुलना और निष्कर्ष निकालने में उपयोगी। 2 या अधिक समूहों, वर्षों, व्यक्तियों के प्रदर्शन की तुलना की जा सकती है। 3. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी की विशेषताएं। 1. संख्यात्मक प्रकृति। सांख्यिकी केवल संख्यात्मक तथ्यों से संबंधित होती है। 2. समूह पर आधारित। यह व्यक्तिगत डेटा पर नहीं बल्कि समूहों, कक्षाओं या समुदायों पर आधारित होती है। 3. तुलनात्मक। सांख्यिकी तुलना करने की सुविधा प्रदान करती है। 4. विश्लेषणात्मक। यह डेटा का विश्लेषण और व्याख्या करके अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालती है। 5. सार्वभौमिक प्रकृति। सांख्यिकी का उपयोग लगभग हर क्षेत्र, शिक्षा, विज्ञान, व्यवसाय, अनुसंधान में होता है। 6. सटीकता और विश्वसनीयता। सही तरीके से उपयोग होने पर सांख्यिकी के निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय होते हैं। 7. अनुमान और पूर्वानुमान की क्षमता। सांख्यिकीय विधियां भविष्य की संभावित स्थितियों का अनुमान लगाना आसान बनाती हैं। 4. फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी के कार्य। 1. डेटा का संग्रह, कलेक्शन ऑफ डेटा। सांख्यिकी विभिन्न स्रोतों से डेटा एकत्र करने के तरीकों को बताती है। 2. डेटा का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। कच्चे डेटा को सारणीबद्ध, वर्गीकृत और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करती है। 3. डेटा का विश्लेषण, एनालिसिस। मीन, मीडियन, मोड, SD, कोरिलेशन आदि तरीकों से डेटा का विश्लेषण होता है। 4. डेटा की प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन। ग्राफ, चार्ट, टेबल आदि के माध्यम से डेटा को दृश्य रूप दिया जाता है। 5. निष्कर्ष निकालना, इंटरप्रिटेशन। सांख्यिकी डेटा के आधार पर तर्कपूर्ण निष्कर्ष निकालने में सहायता करती है। 6. भविष्य की योजना, फोरकास्टिंग। पिछले आंकड़ों के आधार पर भविष्य की योजना और पूर्वानुमान संभव होते हैं।
5 लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी की सीमाएं। 1 केवल संख्यात्मक डेटा तक सीमित। भावनाएं, दृष्टिकोण, विचार सीधे सांख्यिकीय रूप में मापना कठिन होता है। 2 गलत या अधूरा डेटा गलत निष्कर्ष देता है। यदि डेटा सही न हो तो सांख्यिकी भ्रामक परिणाम दे सकती है। 3 विशेषज्ञता की आवश्यकता। सांख्यिकीय विधियों का सही उपयोग जानना जरूरी है, अन्यथा परिणाम गलत हो सकते हैं। 4 सामान्यीकरण हमेशा संभव नहीं। हर डेटा सेट पर समान निष्कर्ष लागू नहीं किए जा सकते। 2 ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा का संगठन और आरेखात्मक प्रस्तुति। डेटा का संगठन और ग्राफिक प्रस्तुति सांख्यिकी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका उद्देश्य कच्चे डेटा, रॉ डेटा को व्यवस्थित, सुव्यवस्थित और आसानी से समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है। 1 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन टैब्यूलेशन ऑफ डेटा। डेटा को तालिकाबद्ध करने के चरण। डेटा तालिका टैब्यूलेशन बनाते समय निम्न चरणों का पालन किया जाता है। 1 डेटा कलेक्शन, डेटा संग्रहण, सर्वेक्षण, परीक्षा, प्रश्नावली आदि के माध्यम से डेटा एकत्र करना। 2 एडिटिंग, संपादन, गलत, अधूरा या दोहराया हुआ डेटा हटाना, केवल सही और प्रासंगिक डेटा रखना। 3 क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, समान विशेषताओं वाले डेटा को समूह में बांटना। उदाहरण लिंग, कक्षा, आयु समूह, अंक सीमा आदि। 4 कोडिंग, कोडिंग, डेटा को संख्यात्मक या प्रतीकात्मक रूप में बदलना। उदाहरण मेल 1, फीमेल 2। 5 टैब्यूलेशन, तालिकाकरण, डेटा को तालिकाओं में व्यवस्थित करना। पंक्तियां, रोज और स्तंभ, कॉलम्स का उपयोग। आवृत्ति वितरण, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करना। 6 फाइनल रिव्यू, अंतिम जांच, तालिका को पुनः जांचना कि डेटा सही और स्पष्ट है। 2 मेन मेथड्स ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन। डेटा प्रस्तुत करने की मुख्य विधियां। डेटा प्रस्तुत करने के 2 मुख्य तरीके हैं। ए टैब्यूलर मेथड, तालिकात्मक प्रस्तुति, डेटा को तालिका, टेबल में पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करना। सरल और स्पष्ट, तुलना में उपयोगी। बी ग्राफिक मेथड, आरेखात्मक बटा ग्राफिक प्रस्तुति, डेटा को चित्र, ग्राफ या चार्ट के रूप में दिखाना। आकर्षक और तुरंत समझने योग्य। मुख्य प्रकार के ग्राफिक प्रस्तुति। बार ग्राफ बटा स्तंभ चित्र। हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम, लाइन ग्राफ, रेखीय ग्राफ। पाई चार्ट बटा वृत्त चित्र। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, आवृत्ति बहुभुज। ओगिव, ओजाइव बटा संचयी आवृत्ति वक्र। पिक्टोग्राफ, चित्रलेख। 3 स्टेप्स टू प्रेजेंट डेटा ग्राफिकली। डेटा को ग्राफिकली प्रस्तुत करने के चरण। डेटा को ग्राफ, चार्ट या आरेख में प्रस्तुत करने के लिए निम्न चरण अपनाए जाते हैं। 1 डेटा सिलेक्शन, डेटा का चयन, केवल प्रासंगिक और महत्वपूर्ण डेटा को चुना जाए। 2 चॉइस ऑफ ग्राफ, ग्राफ का चयन, डेटा के प्रकार और उद्देश्य के अनुसार उपयुक्त ग्राफ चुनना। उदाहरण प्रतिशत के लिए पाई चार्ट, समय के साथ परिवर्तन के लिए लाइन ग्राफ। 3 स्केलिंग, पैमाना तय करना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए उचित माप और दूरी तय करना। ग्राफ को स्पष्ट और संतुलित बनाना। 4 प्लॉटिंग डेटा, डेटा अंकित करना, तालिका या डेटा के आधार पर बिंदु या बार को ग्राफ में अंकित करना। 5 लेबलिंग, लेबल लगाना, प्रत्येक अक्ष एक्सिस और प्रत्येक खंड स्लाइस बार को नाम देना। उदाहरण एक्स एक्सिस वर्ष, वाई एक्सिस संख्या। 6 ड्राइंग ग्राफ, ग्राफ बनाना, बिंदु, लाइन, बार या पाई चार्ट के रूप में ग्राफ तैयार करना। 7 टाइटल एंड लेजेंड, शीर्षक और संकेत,
ग्राफ का स्पष्ट शीर्षक और आवश्यकता अनुसार लेजेंड सूचना शामिल करना। 8. रिव्यू समीक्षा। ग्राफ को जांचना कि डेटा सही, स्पष्ट और आसानी से समझ आने वाला हो। मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा प्रस्तुत करने के तरीके। डेटा को व्यवस्थित और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसके लिए मुख्यतः 2 प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं। 1. टैब्यूलर मेथड, तालिकात्मक बटा सारणीबद्ध प्रस्तुति। परिभाषा। डेटा को तालिकाओं, टेबल्स के रूप में पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करना। यह सबसे सरल और स्पष्ट तरीका है। विशेषताएं। डेटा सुव्यवस्थित और व्यवस्थित दिखाई देता है। तुलना और विश्लेषण आसान हो जाता है। बड़े डेटा को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है। 2. ग्राफिकल बटा डायग्रामेटिक मेथड, आरेखात्मक बटा चित्रात्मक प्रस्तुति। परिभाषा। डेटा को चित्रों, ग्राफों, चार्टों के माध्यम से दिखाना। यह आकर्षक और जल्दी समझने योग्य होता है। प्रमुख प्रकार। बार ग्राफ बटा स्तंभ चित्र। डेटा को मोटी पट्टियों, बार्स के रूप में दिखाया जाता है। श्रेणियों के बीच तुलना के लिए उपयुक्त। उदाहरण, कक्षा अनुसार औसत अंक। 3. एडवांटेजेस ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, आरेखात्मक प्रस्तुति के लाभ। डेटा सरल और स्पष्ट हो जाता है। तुलना करना आसान। बड़ी संख्या में डेटा को संक्षेप में दिखा सकता है। आकर्षक और रोचक। रिपोर्ट और विश्लेषण में सहायक। 4. लिमिटेशंस ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, सीमाएं। सटीक गणना और विश्लेषण के लिए पर्याप्त नहीं। पैमाने और माप की गलती से भ्रम पैदा हो सकता है। सभी प्रकार के डेटा के लिए उपयुक्त नहीं। सही तकनीकी ज्ञान और कौशल की आवश्यकता। 3. स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मेजरमेंट, मापन के आवश्यक तत्व। मापन की प्रक्रिया में निम्न तत्व आवश्यक हैं। ऑब्जेक्ट, वस्तु बटा लक्ष्य। जिस गुण, क्षमता या प्रदर्शन को मापना है। उदाहरण, बुद्धिमत्ता, ज्ञान, रचनात्मकता। इंस्ट्रूमेंट बटा टूल, उपकरण बटा साधन। मापन के लिए प्रश्नावली, परीक्षण, स्केल, परीक्षा आदि। यूनिट, इकाई। मापन की एक निश्चित इकाई। उदाहरण, अंक, प्रतिशत, स्कोर। प्रोसीजर, प्रक्रिया। मापन के लिए निर्धारित नियम और तरीका। रिजल्ट बटा स्कोर, परिणाम बटा अंक। मापन का संख्यात्मक परिणाम, जिसे विश्लेषण और तुलना में उपयोग किया जाता है। 2. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट, मापन की विशेषताएं। ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता। व्यक्तिगत राय से स्वतंत्र होना। रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। दोहराए जाने पर समान परिणाम देना। वैलिडिटी, वैधता। जो मापा जा रहा है वही मापता है। क्वांटिफाइबिलिटी, संख्यात्मक होना। परिणाम को संख्याओं में व्यक्त किया जा सके। कॉम्परेबिलिटी, तुलनात्मक क्षमता। परिणामों की तुलना करना संभव हो। 3. डिफरेंट स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, मापन के विभिन्न स्तर बटा मापदंड। नॉमिनल स्केल, नाममात्र मापन। केवल वर्गीकरण के लिए। उदाहरण, लिंग, धर्म, वर्ग। ऑर्डिनल स्केल, क्रमिक मापन। क्रम बटा रैंक दिखाता है, अंतराल नहीं। उदाहरण, परीक्षा रैंक, संतोष स्तर। 4. कॉमन मेथड्स ऑफ मेजरिंग एटीट्यूड्स, रुझानों बटा दृष्टिकोण, मापन के सामान्य तरीके। लाइकर्ट स्केल, लिकर्ट स्केल। किसी कथन पर सहमति को अंकित करना। उदाहरण, 1 बिल्कुल असहमत, 5 पूरी तरह सहमत। थर्स्टोन स्केल, थरस्टोन स्केल। वस्तुनिष्ठ वस्तु का उपयोग करके रुझान को मापना। प्रत्येक कथन के लिए मान्यता अंक निर्धारित किए जाते हैं। कटमैन स्केल, गुटमैन स्केल।
कथनों की कठिनाई बटा स्वीकृति के क्रम में मापन। सीमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, अर्थ अंतर स्केल। द्विपदक विरोधी शब्दों के बीच रेटिंग करना। 5 थर्स्टोन्स टेक्निक ऑफ अपियरिंग इंटरवल, थर्स्टोन की इंटरवल तकनीक। पर्पस, व्यक्ति की मानसिक स्थिति या दृष्टिकोण को संख्यात्मक रूप में मापना। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, निर्माण के चरण। स्टेटमेंट कलेक्शन, कथनों का संग्रह। विषय से संबंधित कथन तैयार करना। जजमेंट बाय एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञ मूल्यांकन। प्रत्येक कथन को 1, 11 या 1, 9 अंक देकर अंतराल मूल्य तय करना। सिलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स, कथनों का चयन। उन कथनों को चुना जाता है जिन पर विशेषज्ञों की सहमति अधिक हो। लिमिटेशंस, सीमाएं। निर्माण में समय और विशेषज्ञ की आवश्यकता। उत्तरदाता द्वारा उत्तर की स्वीकृति और सटीकता प्रभावित हो सकती है। महंगी और जटिल। दो सिमिलैरिटीज बिटवीन थर्स्टोन लाइकर्ट स्केल्स, थर्स्टोन और लिकर्ट स्केल में समानताएं। दोनों एटीट्यूड, रुझान बटा दृष्टिकोण मापन के लिए उपयोग होते हैं। दोनों कथनों, स्टेटमेंट्स पर आधारित होते हैं। दोनों में सांख्यिकीय मूल्यांकन किया जा सकता है। दोनों में वर्गीकरण और स्कोरिंग की प्रक्रिया होती है। उद्देश्य व्यक्ति के दृष्टिकोण या मानसिक स्थिति का संख्यात्मक मापन करना है। 3 बोगार्डस सोशल डिस्टेंस स्केल, बोगार्डस सोशल डिस्टेंस स्केल। परिभाषा, यह स्केल समाज में किसी समूह के प्रति व्यक्ति की सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंस मापता है। प्रक्रिया, विभिन्न प्रकार के संबंध पूछे जाते हैं जैसे क्या आप उसे परिवार का सदस्य बनाएंगे? क्या आप उसके साथ मित्रता करेंगे? क्या आप उसके साथ पड़ोस में रहेंगे? उत्तरदाता हाँ ना या स्वीकृति स्तर में उत्तर देता है। उद्देश्य, किसी जाति, धर्म या समूह के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण का मूल्यांकन। 4 एडवर्ड्स एंड किलपैट्रिक्स स्केल डिस्क्रिमिनेशन टेक्निक, एडवर्ड्स और किलपैट्रिक का डिस्क्रिमिनेशन तकनीक। परिभाषा, यह एटीट्यूड मेजरमेंट की तकनीक है। उद्देश्य कथनों में अंतर, डिस्क्रिमिनेशन करना है ताकि स्कोर केवल उन व्यक्तियों को मिले जो वास्तव में उस रुझान के अनुरूप हैं। प्रक्रिया, कथनों का संग्रह तैयार करना। प्रिलिमिनरी परीक्षण करना। उन कथनों को चुनना जो उच्च और निम्न समूह को अलग कर सकें। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन। परिभाषा, केंद्रीय प्रवृत्ति, सेंट्रल टेंडेंसी का अर्थ है किसी डेटा सेट का ऐसा मूल्य जो डेटा के केंद्र या सामान्य प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह मापन बताता है कि डेटा में अधिकांश मान कहाँ केंद्रित हैं। उदाहरण, यदि किसी कक्षा के विद्यार्थियों के अंक 60, 70, 80, 90, 100 हैं, तो केंद्रीय प्रवृत्ति इन अंक का ऐसा मान होगा जो पूरे डेटा का प्रतिनिधित्व करता है। मुख्य मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के मुख्य मापन। मीन, औसत बटा माध्य। मीडियन, माध्यिका बटा मध्यमान। मोड, बहुलक बटा सबसे अधिक बार आने वाला मान। एक मीन, औसत बटा माध्य। परिभाषा, मीन किसी डेटा सेट में सभी मानों का योग लेकर कुल मानों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। यह सबसे सामान्य और व्यापक रूप से उपयोग होने वाला मापन है। सूत्र, फॉर्मूलास। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के लिए x11 n बार, x फ्रैक, सम x अंडरस्कोर i n x n शी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन। परिभाषा, केंद्र जहां 19 अंडरस्कोर i xi प्रत्येक मान n n n कुल मानों की संख्या।
डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा के लिए XFE11 AFE बार X फ्रैक सम F अंडरस्कोर I X अंडरस्कोर I सम F अंडरस्कोर I X AFE AFE शी, जहां FIF अंडरस्कोर IFI आवृत्ति फ्रीक्वेंसी 19 अंडरस्कोर IXI प्रत्येक मान। कंटिन्यूअस डेटा क्लास इंटरवल के लिए XFIXI AFE बार X फ्रैक सम F अंडरस्कोर I X अंडरस्कोर I सम F अंडरस्कोर I X AFE AFE 11, जहां 19 अंडरस्कोर IXI क्लास मार्क कक्षा मध्य 2 मीडियन माध्यिका बटा मध्यमान। परिभाषा। मीडियन वह मान है जो डेटा को 2 बराबर भागों में बांटता है। आधे डेटा इस मान से नीचे और आधे इसके ऊपर होते हैं। सूत्र फॉर्मूलास फॉर डिस्क्रीट डेटा। डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करें। ऑड संख्या मध्य मान सीधे, इवन संख्या 2 मध्य मानों का औसत। फॉर कंटिन्यूअस डेटा क्लास इंटरवल मीडियन L प्लस N 2 CFFM H मीडियन L प्लस फ्रैक N 2 CF अंडरस्कोर M टाइम्स H मीडियन L प्लस FM 2 NCFH, जहां L मीडियन क्लास की लोअर बाउंड्री, N कुल फ्रीक्वेंसी, CF मीडियन क्लास से पहले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, F अंडरस्कोर FM मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, H क्लास विड्थ। 3 मोड बहुलक बटा सबसे अधिक बार आने वाला मान। परिभाषा। मोड वह मान है जो डेटा में सबसे अधिक बार आता है। छोटे डेटा सेट में सरल, बड़े डेटा सेट में हिस्टोग्राम द्वारा खोजा जाता है। सूत्र फॉर्मूलास फॉर डिस्क्रीट डेटा। मोड सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी वाला मान। फॉर कंटिन्यूअस डेटा मोड L प्लस F1 F0 2 F1 F0 F2 H मोड L प्लस फ्रैक F1 F0 2 F1 F0 F2 टाइम्स H मोड L प्लस 2 F1 F0 F2 F1 F0 H, जहां L मॉडल क्लास की लोअर बाउंड्री, F1 मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, F0 मॉडल क्लास से पहले की फ्रीक्वेंसी, F2 मॉडल क्लास के बाद की फ्रीक्वेंसी, H क्लास विड्थ। फॉर कंटिन्यूअस डेटा क्लास इंटरवल मीडियन L प्लस N 2 CFFM H मीडियन L प्लस फ्रैक N 2 CF अंडरस्कोर M टाइम्स H मीडियन L प्लस FM 2 NCFH। विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। डेटा का सारांश प्रदान करता है। डेटा की केंद्रीय प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। डेटा की तुलना और विश्लेषण में सहायक। आउटलियर्स अत्यधिक मान से प्रभावित हो सकता है, विशेषकर मीन। मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी डिस्पर्शन और वेरिएबिलिटी प्रसरण या परिवर्तनशीलता। परिभाषा मीनिंग। डिस्पर्शन बटा वेरिएबिलिटी का अर्थ है किसी डेटा सेट में मानों के वितरण या फैलाव का मापन। यह दर्शाता है कि डेटा के मान औसत के चारों ओर कितने फैले हुए हैं। सरल शब्दों में, यदि डेटा के मान लगभग समान हो फैलाव कम, लो डिस्पर्शन। यदि डेटा के मान अलग अलग हो फैलाव अधिक, हाई डिस्पर्शन। उदाहरण: विद्यार्थी के अंक 50, 52, 51, 53, 50 फैलाव कम। विद्यार्थी के अंक 30, 50, 70, 90, 100 फैलाव अधिक। महत्व इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्पर्शन। डेटा का विस्तृत चित्र प्रस्तुत करना। केवल औसत से नहीं पता चलता कि डेटा कैसे फैला है। डेटा का तुलनात्मक विश्लेषण। विभिन्न समूहों के फैलाव की तुलना करना संभव। विश्वसनीयता रिलायबिलिटी जांचने में सहायक। फैलाव अधिक होने पर परिणाम कम निश्चित होते हैं। सांख्यिकीय निर्णय और नीतियों में उपयोगी। विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी।
डेटा का सारांश प्रदान करता है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन बटा वेरिएबिलिटी, प्रसरण बटा परिवर्तनशीलता के मापन के तरीके। एक, रेंज, परास बटा सीमा। सबसे सरल मापन। फॉर्मूला। रेंज मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, रेंज मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, रेंज मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू। विशेषताएं केवल दो चर पर आधारित आउटलियर से प्रभावित। 2 क्वार्टाइल डेविएशन बटा सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, चतुर्थक विचलन बटा अर्धचतुर्थक अंतर। डेटा को 4 भागों में बांटकर मापा जाता है। फॉर्मूला। QD Q3 Q12 QD फ्रैक Q3 Q1 2 QD 2 Q3 Q1, जहां Q3 तीसरा चतुर्थक 75th परसेंटाइल, Q1 पहला चतुर्थक 25th परसेंटाइल। 3, मीन डेविएशन, सामान्य विचलन बटा माध्य विचलन। सभी मानों और मीन के बीच औसत अंतर। फॉर्मूला। MD XI XN MD फ्रैक सम x अंडरस्कोर I बार XN MD N XI X। 4, स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन। सबसे प्रचलित और महत्वपूर्ण मापन। मीन से प्रत्येक मान के वर्ग अंतर का औसत। फॉर्मूला। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। SD शी X 2 N SD SQRT फ्रैक सम x अंडरस्कोर I बार X 2 N SDN शी X 2। फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी डेटा। SD FE शी X 2 FESD SQRT फ्रैक सम F अंडरस्कोर I X अंडरस्कोर I बार X 2 सम F अंडरस्कोर I SD FE शी X 2। 5, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, CV बटा परिवर्तनांक। स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन के सापेक्ष व्यक्त करना। फॉर्मूला। CV SD X 100% CV फ्रैक SD बार X टाइम्स 100% CV X SD 100%। विभिन्न डेटा सेट की तुलना में सहायक। 4, स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन। सबसे प्रचलित और महत्वपूर्ण मापन। मीन से प्रत्येक मान के वर्ग अंतर का औसत। फॉर्मूला। 7, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। सामान्य प्रायिकता वक्र, संकल्पना, अवधारणा तथा विशेषताएं। 1, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, सामान्य प्रायिकता वक्र की अवधारणा। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व सांख्यिकी में एक ऐसा आदर्श वक्र है जो किसी बड़े डेटा समूह के प्राकृतिक वितरण को दर्शाता है। यह घंटी के आकार बेल शेप्ड का होता है, इसलिए इसे बेल कर्व भी कहा जाता है। इस वक्र में अधिकांश मान स्कोर्स औसत मीन के आसपास होते हैं और जैसे जैसे हम मीन से दूर जाते हैं, मानों की संख्या कम होती जाती है। नॉर्मल कर्व प्राकृतिक और सामाजिक दोनों प्रकार के डेटा में पाई जाती है, जैसे विद्यार्थियों के अंक, ऊंचाई, वजन, IQ स्कोर्स, परीक्षा के परिणाम, मनोवैज्ञानिक मापन, साइकोलॉजिकल मेजरमेंट। सार। नॉर्मल कर्व एक संतुलित, सममित और नियमित वितरण को दर्शाती है जिसमें मीन, मीडियन और मोड समान होते हैं। 2, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, सामान्य प्रायिकता वक्र की विशेषताएं। 1, बेल शेप्ड कर्व, घंटी जैसी आकृति। नॉर्मल कर्व ऊपर की ओर उभरी हुई और दोनों ओर से धीरे धीरे नीचे जाती हुई दिखती है। 2, सिमेट्रिकल, सममित। वक्र बाएं और दाएं दोनों ओर से बिल्कुल समान मिरर इमेज होती है। इसका अर्थ यह है कि वितरण असंतुलित नहीं है। 3, मीन, मीडियन, मोड, तीनों समान। नॉर्मल कर्व में मीन माध्य, मीडियन माध्यिका, मोड बहुलक, तीनों का स्थान और मान समान होता है। कर्व का सबसे ऊंचा बिंदु इसी को दर्शाता है। 4, यूनिमोडल, एक शीर्षी। नॉर्मल कर्व में सिर्फ एक ही चोटी, पीक, होती है जो बहुलक को चिन्हित करती है।
5 असिम्प्टोटिक टेल्स सिरे अक्ष को नहीं छूते। वक्र के दोनों सिरे क्षैतिज अक्ष एक्स एक्सिस के निकट आते हैं परंतु उसे कभी छूते नहीं हैं। यह दर्शाता है कि अत्यधिक ऊंचे या अत्यधिक कम मान बहुत कम होते हैं। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। 6 एरिया अंडर द कर्व 1 या 100%। वक्र के नीचे का कुल क्षेत्रफल 100% माना जाता है। यह सभी इकाइयों यूनिट्स या स्कोरों का प्रतिनिधित्व करता है। 7 स्प्रेड डिपेंड्स ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन। मानक विचलन पर निर्भरता। वक्र की चौड़ाई और फैली हुई प्रकृति स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी पर निर्भर करती है। कम एसडी संकीर्ण नैरो कर्व, अधिक एसडी चौड़ी वाइड कर्व। 8 एम्पिरिकल रूल 68%, 95%, 99.7% नियम। नॉर्मल कर्व में 68% मान मीन 1 एसडी के भीतर, 95% मान मीन 2 एसडी के भीतर, 99.7% मान मीन 3 एसडी के भीतर आते हैं। इसे 3 सिग्मा रूल भी कहते हैं। 9 इन्फिनिट टेल्स अनंत सिरे। वक्र के दोनों छोर अनंत तक फैलते रहते हैं लेकिन अक्ष को पार नहीं करते। निष्कर्ष। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व सांख्यिकीय विश्लेषण की एक मूलभूत संकल्पना है। यह दर्शाती है कि किसी समूह में अधिकतर मान औसत के आसपास होते हैं और वितरण पूरी तरह सममित और संतुलित होता है। 6 एरिया अंडर द कर्व 1 या 100%। वक्र के नीचे का कुल क्षेत्रफल 100% माना जाता है। यह सभी इकाइयों यूनिट्स या स्कोरों का प्रतिनिधित्व करता है। 7 स्प्रेड डिपेंड्स ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन। मानक विचलन पर निर्भरता। वक्र की चौड़ाई और फैली हुई प्रकृति स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी पर निर्भर करती है। कम एसडी संकीर्ण नैरो कर्व, अधिक एसडी चौड़ी वाइड कर्व। 8 एम्पिरिकल रूल 68%, 95%, 99.7% नियम। नॉर्मल कर्व में 68% मान मीन 1 एसडी के भीतर, 95% मान मीन 2 एसडी के भीतर, 99.7% मान मीन 3 एसडी के भीतर आते हैं। इसे 3 सिग्मा रूल भी कहते हैं। 9 इन्फिनिट टेल्स अनंत सिरे। वक्र के दोनों छोर अनंत तक फैलते रहते हैं लेकिन अक्ष को पार नहीं करते। निष्कर्ष। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व सांख्यिकीय विश्लेषण की एक मूलभूत संकल्पना है। यह दर्शाती है कि किसी समूह में अधिकतर मान औसत के आसपास होते हैं और वितरण पूरी तरह सममित और संतुलित होता है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। मीनिंग ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सहसंबंध गुणांक का अर्थ। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर 2 चर वेरिएबल्स के बीच संबंध की दिशा डायरेक्शन और मजबूती स्ट्रेंथ को बताने वाला सांख्यिकीय मान है। यह मान 1 से +1 के बीच होता है। +1 पूर्ण परफेक्ट धनात्मक संबंध, 0 कोई संबंध नहीं। 1 पूर्ण परफेक्ट ऋणात्मक संबंध। यह बताता है कि एक चर में परिवर्तन दूसरे चर को कितना और किस दिशा में प्रभावित करता है। 2 रैंक डिफरेंस कोरिलेशन स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। रैंक अंतर सहसंबंध गणना विधि। स्पीयरमैन का सूत्र तब उपयोग होता है जब डेटा रैंक डेटा में दिया गया हो। सूत्र फॉर्मूला 16D2n n21 रो 1 फ्रैक 6 सम D2 n n2 1 1 n n21 6D2, जहां रो रैंक कोरिलेशन, डी 2 रैंकों का अंतर, डी सुपरस्क्रिप्ट 2 अंतर का वर्ग, n कुल प्रेक्षणों रैंक्स की संख्या। 4 टाइप्स ऑफ कोरिलेशन सहसंबंध के प्रकार।
1.1 डायरेक्शन के आधार पर। ए पॉजिटिव कोरिलेशन, धनात्मक सहसंबंध। यदि एक चर बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है। उदाहरण पढ़ाई अंक। बी नेगेटिव कोरिलेशन, ऋणात्मक सहसंबंध। एक बढ़े तो दूसरा घटता है। उदाहरण बीमारियां, स्वास्थ्य। सी जीरो कोरिलेशन, शून्य सहसंबंध। दोनों चरों में कोई संबंध नहीं। उदाहरण कद और आईक्यू। 1.2 डिग्री मात्रा के आधार पर। ए परफेक्ट कोरिलेशन, पूर्ण सहसंबंध। R+1 पूर्ण धनात्मक, R1 पूर्ण ऋणात्मक। बी हाई कोरिलेशन, उच्च सहसंबंध। R का मान 0.75 से 1 तक। सी मॉडरेट कोरिलेशन, मध्यम सहसंबंध। R 0.50 से 0.74 तक। डी लो कोरिलेशन, निम्न सहसंबंध। R 0.25 से 0.49 तक। 1.3 नंबर ऑफ वेरिएबल्स के आधार पर। ए सिंपल कोरिलेशन, सरल सहसंबंध। दो चरों के बीच संबंध। बी पार्शियल कोरिलेशन, आंशिक सहसंबंध। दो चरों का संबंध तीसरे को नियंत्रित करते हुए। सी मल्टीपल कोरिलेशन, बहुसहसंबंध। एक से अधिक स्वतंत्र चरों का संबंध एक आश्रित चर से। 5 कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध की गणना की विधियां। 1 कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। कंटिन्यूअस डेटा के लिए सूत्र R n x y n x2 x2 n y2 y2 R frac n sum x sum y sqrt n sum x2 n sum y2 y2 R n x2 n y2 y2 n xy। दो स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंस मेथड रैंड डेटा के लिए सूत्र 1 6 d2 n n2 1 रो 1 frac 6 sum d2 n n2 1 1 n n2 1 6 d2। 3 स्कैटर डायग्राम मेथड, स्कैटर आरेख। सबसे सरल तरीका, बिंदुओं को ग्राफ पर प्लॉट करके संबंध की दिशा पहचानी जाती है। 4 कॉन्करेंट डेविएशन मेथड, बड़ी और असमान श्रेणियों के लिए केवल विचलन की दिशा प्लस बटा उपयोग होती है। 5 कोएफिशिएंट ऑफ कवेरियंस मेथड, कवेरियंस का उपयोग कर R निकाला जाता है। 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध की विशेषताएं। 1 R का मान 1 से +1 के बीच होता है। +1 पूर्ण धनात्मक, 1 पूर्ण ऋणात्मक, 0 कोई संबंध नहीं। 2 कोरिलेशन पारस्परिक होता है। X और Y का संबंध Y और X का संबंध। 3 कोरिलेशन कारण कार्य कॉज इफेक्ट नहीं बताता, यह केवल संबंध बताता है, कारण नहीं। 4 आउटलियर्स का प्रभाव, अत्यधिक ऊंचे नीचे मान R को प्रभावित कर सकते हैं। 5 स्केल फ्री मेजर, माप स्वतंत्र, यूनिट बदलने से R नहीं बदलता। 6 लिनियर रिलेशनशिप मापता है। पियर्सन का R केवल रैखिक लिनियर संबंध को माप सकता है। 7 एडवांटेजेस ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध के लाभ। 1 प्रेडिक्शन में सहायक, एक चर के आधार पर दूसरे का अनुमान लगाया जा सकता है। उदाहरण टेस्ट स्कोर, भविष्य की सफलता। 2 वैज्ञानिक अनुसंधान में आवश्यक, डेटा संबंध के अध्ययन में उपयोगी। 3 कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स समझने में मदद, कैसे 2 या अधिक चर एक दूसरे से संबंधित हैं, यह स्पष्ट होता है। 4 निर्णय लेने में उपयोगी, बैंकिंग, शिक्षा, मनोविज्ञान, चिकित्सा में महत्वपूर्ण। 5 सरल और स्पष्ट मापन, रैंक मेथड व स्कैटर डायग्राम सरल होते हैं।
6. रिलायबिलिटी व वैलिडिटी बढ़ाने में सहायक। मेजरमेंट व इवैल्यूएशन की विशुद्धता समझने में महत्वपूर्ण। 8. परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक। मीनिंग ऑफ परसेंटाइल, प्रतिशतक का अर्थ। परसेंटाइल प्रतिशतक वह मान स्कोर है जिसके नीचे कुल छात्रों बटा परीक्षार्थियों का एक निश्चित प्रतिशत आता है। उदाहरण, यदि किसी परीक्षा में 70th परसेंटाइल 65 अंक है तो इसका अर्थ है 65 अंकों से कम स्कोर करने वाले 70% विद्यार्थी हैं। परसेंटाइल एक स्कोर को दर्शाता है। 7. एडवांटेजेस ऑफ कोरिलेशन। सहसंबंध के लाभ। 1. प्रेडिक्शन में सहायक। एक चर के आधार पर दूसरे का अनुमान लगाया जा सकता है। उदाहरण, टेस्ट स्कोर भविष्य की सफलता। 2. वैज्ञानिक अनुसंधान में आवश्यक डेटा। 2. मीनिंग ऑफ परसेंटाइल रैंक, प्रतिशतक क्रम। परसेंटाइल रैंक (पीआर) दिखाता है कि किसी विद्यार्थी का प्रदर्शन कितने प्रतिशत विद्यार्थियों से बेहतर है। उदाहरण, यदि किसी विद्यार्थी की परसेंटाइल रैंक 85 है तो इसका अर्थ उस विद्यार्थी का प्रदर्शन 85% विद्यार्थियों से अच्छा है। परसेंटाइल रैंक किसी व्यक्ति की स्थिति, रैंक दर्शाती है। 3. कैलकुलेशन ऑफ परसेंटाइल, प्रतिशतक की गणना। परसेंटाइल निकालने का सूत्र। PL प्लस NP 100 CFF IPL प्लस लेफ्ट फ्रैक N टाइम्स P 100 CFF राइट टाइम्स IPL प्लस F NP 100 CFI, जहां P वांछित परसेंटाइल, L परसेंटाइल वाली कक्षा की निचली सीमा, N विद्यार्थियों की कुल संख्या, P परसेंटाइल मान जैसे 25, 50, 75, CF उस कक्षा से पहले की संचयी आवृत्ति, F परसेंटाइल वाली कक्षा की आवृत्ति, I कक्षा अंतराल, क्लास इंटरवल। उदाहरण 1. परसेंटाइल कैलकुलेशन, अवर्गीकृत डेटा। अंक इस प्रकार हैं 25, 30, 40, 41, 45, 50, 55, 60, 70, 80, N10। कैलकुलेट 40th परसेंटाइल, P40। स्टेप 1. पोजीशन 401010 4 पोजीशन फ्रैक 40 100 टाइम्स 10 4 पोजीशन 10,000 and 40 10 4। 4th वैल्यू 41। आंसर P40 41। 4. कैलकुलेशन ऑफ परसेंटाइल रैंक, प्रतिशतक क्रम की गणना। सूत्र PR number of scores below X plus 0.5 number of scores equal to X N 100 PR frac text number of scores below X plus 0.5 text number of scores equal to X N times 100 PR N number of scores below X plus 0.5 number of scores equal to X 100। उदाहरण 2. परसेंटाइल रैंक कैलकुलेशन। अंक 40, 45, 50, 55, 55, 60, 70, 75, 80, 90, N10। 55 का परसेंटाइल रैंक निकालें। 55 से कम अंक 40, 45, 50 3 विद्यार्थी। 55 के बराबर 2 विद्यार्थी। उदाहरण 3. परसेंटाइल का अर्थ समझना। यदि एक विद्यार्थी 90th परसेंटाइल पर है, इसका मतलब वह 90% छात्रों से बेहतर है और केवल 10% छात्र उससे ऊपर हैं। निष्कर्ष: परसेंटाइल किसी स्कोर की स्थिति बताता है। परसेंटाइल रैंक किसी विद्यार्थी की स्थिति बताता है। दोनों का उपयोग मूल्यांकन, प्रतियोगी परीक्षाओं, योग्यता निर्धारण और तुलना में बहुत उपयोगी है। प्रिय विद्यार्थियों, कृपया इन वीडियो का लिंक अपने सभी मित्रों और सहपाठियों के साथ साझा करें।